वेलकम एवरीवन। लास्ट म्यूनिसिपैलिटीज चैप्टर स्टार्ट करा था। इसमें अर्बन एरिया की डेफिनेशन देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 म्यूनिसिपैलिटीज का एवोल्यूशन कवर कर चुके हैं। एंशंट इंडिया में क्या कोई म्यूनिसिपैलिटीज और अर्बन सिटीज एग्जिस्ट करती थी या फिर नहीं, एंड ब्रिटिश एरा में कैसे ये म्यूनिसिपैलिटीज इवॉल्व होती हैं, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में जो भी कमेटीज एंड कमीशंस अपॉइंट करे जाते हैं उनको कैसे याद रखना है, उसका मैंने ट्रिक भी बता दिया था। आज देखेंगे हम 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसकी वजह से म्यूनिसिपैलिटीज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। जैसे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट था विलेजेस के लिए, पंचायत के लिए या फिर रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए, ऐसे ही 74th जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज के लिए है। दोनों ही एक्ट सेम दिसंबर 1992 में पास हुए थे। पार्लियामेंट ने दिसंबर 1992 में ही दोनों एक्ट्स को पास कर दिया था, बट ये लागू डिफरेंट टाइम पर हुए थे। जो 73rd था वो अप्रैल 24 1993 को फोर्स में आया था या फिर लागू हुआ था, बट ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था। सारी स्टेट्स को एक 1 ईयर का पीरियड दे दिया गया था, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं था ना कि 74th अमेंडमेंट एक्ट से पहले कोई सिटीज़ वगैरह में म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर अर्बन बॉडीज़ एग्जिस्ट करती थी, बट वो सारी डिफरेंट स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग थी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक स्टेट का जो म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एक स्टेट का लॉ डिफरेंट होगा, है ना, उनके लॉज अलग होंगे। बट जब ये 74th अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आ जाता है सारी स्टेट्स के लिए। यूनियन टेरिटरीज में भी अगर यूटीज़ वगैरह में म्यूनिसिपैलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं तो सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो होगा जो 74th अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया है। 1 ईयर का पीरियड दिया जाता है डिफरेंट स्टेट्स को कि अब आप 74th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही म्यूनिसिपैलिटीज़ को इस्टेब्लिश करोगे। देखिए इस एक्ट के बाद फिर पार्ट ऐड करा जाता है 9A, इसका नाम रखा जाता है द म्यूनिसिपैलिटीज़। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से जस्ट पार्ट 9 ऐड करा जाता है, जो 74th है इससे 9A ऐड करा जाता है। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो है 243P से लेकर 243ZG तक। जो 73rd के आर्टिकल्स थे उसका जो लास्ट आर्टिकल था देखिए वो 243O था। ये वाले जो आर्टिकल्स हैं वो आगे ही कंटिन्यू करे गए हैं। 243O के जो आगे वाले आर्टिकल्स होंगे वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए होंगे। इसी 74th अमेंडमेंट ने 12th शेड्यूल भी ऐड करा। इस शेड्यूल में 18 फंक्शनल आइटम्स दी गई हैं कि स्टेट्स को टास्क दे दिए गए हैं, 18 टास्क दे दिए गए हैं कि इन्हीं के ऊपर ही स्टेट गवर्नमेंट काम करेंगी अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ को इस्टेब्लिश करा जाता है। 74th अमेंडमेंट के बाद एक पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अर्बन लोकल बॉडीज़ को अथॉरिटी दे दी गई डिफरेंट लेवल्स पर से। ये सारी चीज़ें मैंडेट कहाँ से हुई थी? 74th अमेंडमेंट एक्ट से, जिसने म्यूनिसिपैलिटीज़ को एक या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया एंड स्टेट्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा दी गई। अब अर्बन लोकल बॉडीज़ जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल में आती हैं। इनके पास भी एक लीगल बैकिंग है। इसके सेलेंट फीचर्स देखते हैं कि इस 74th अमेंडमेंट के बाद क्या प्रोविजंस आती हैं, क्या चेंजेस आते हैं। पहले तो 3 टाइप की म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं इस 74th एक्ट के बाद। ये एक्ट कहता है कि हर एक स्टेट 3 टाइप की म्यूनिसिपैलिटीज़ को इस्टेब्लिश करेगी। देखिए जब हमने पंचायत देखा था तो 3 लेवल थे ना, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड देन था एक लास्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऐसे ही हर एक स्टेट की जो सिटी या फिर अर्बन एरिया होगा वहाँ पर ये 3 लेवल होंगे। सबसे जो नीचे वाला लेवल होगा वो होगा नगर पंचायत का लेवल। नगर पंचायत एक ट्रांजिशनल एरिया के लिए होगी। ट्रांजिशनल एरिया देखिए ऐसा होता है ना कि विलेज से अगर आप सिटी में जाते हो तो ये जो बीच वाला एरिया होता है वो एक टाउन टाइप एरिया होता है। वो ना तो पूरा विलेज में आता है एंड ना ही वो पूरा सिटी में आता है। इस एरिया को ही ट्रांजिशनल एरिया बोला जाएगा एंड इसके लिए एक नगर पंचायत होगी। इसके ऊपर वाला लेवल आ जाएगा म्यूनिसिपल काउंसिल का। ये स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए होगा एंड जो लास्ट लेवल है वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जो कि लार्जर अर्बन एरिया के लिए होगा। नाउ ये जो स्मॉलर अर्बन एरिया है, लार्जर अर्बन एरिया है या फिर कोई ट्रांजिशनल अर्बन एरिया है, ये कौन डिफाइन करेगा? ये पावर दी गई है गवर्नर को कि गवर्नर ही बताएगा कि कौन सा एरिया ट्रांजिशनल होगा या फिर कौन सा एरिया जो अर्बन एरिया होगा कौन सा स्मॉलर होगा या फिर कौन सा लार्जर अर्बन एरिया होगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है
कि हर एक स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं है म्यूनिसिपैलिटी को सेटअप करना। वो किस केस में होगा कि अगर देखिए, अगर गवर्नर ने बोल दिया है कि कोई एरिया इंडस्ट्रियल टाउनशिप है तो उस एरिया के लिए फिर म्यूनिसिपैलिटी इस्टेब्लिश करना कंपलसरी नहीं है ना। ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप क्या होता है, कोई भी सिटी जिसका जो भी पूरा सिस्टम होगा, इकोनॉमिक सिस्टम, जो भी उसकी इकोनॉमी होगी वो इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल काम चल रहे हैं, जैसे कि माइनिंग की आप एक एग्जांपल ले सकते हो। सो ऐसे एरिया को ही एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप बोला जाएगा। यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज का काम भी हो सकता है। एंड जनरली इन एरियाज में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो उसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ही रह रहे होते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर होते हैं। सो इन इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए अगर गवर्नर ने किसी एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेजिग्नेट कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, तो उस केस में ऐसे एरिया के लिए फिर म्यूनिसिपैलिटी को इस्टेब्लिश करना कंपलसरी नहीं है। गवर्नर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा ट्रांजिशनल एरिया है, कौन सा स्मॉलर अर्बन एरिया है या फिर लार्जर अर्बन एरिया है। एंड ये डिफाइन करने के लिए उसको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। वो फैक्टर्स कौन से हैं कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है। हमने लास्ट अर्बन एरिया की जब डेफिनेशन देखी थी तो हमने क्या देखा था कि कोई अर्बन एरिया क्या होगा अगर उसकी पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा हो या फिर 5000 हो एंड पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया की 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हो। ऐसे ही गवर्नर को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि उसकी पॉपुलेशन एरिया की कितनी है, डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है उस एरिया के लिए। ऐसे ही वहाँ पर जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनका उसका परसेंटेज कितना है। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि ट्रेड हो गया, बिजनेस वगैरह हो गया, ये सारी नॉन एग्री में आ जाएंगी तो उसका परसेंटेज चेक करा जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी एरिया की चेक करी जाएगी। जैसे कि अगर आप मुंबई देखो तो एक वो फाइनेंशियल कैपिटल है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगी देन अ नॉर्मल सिटी ऑफ जलंधर, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी चेक करी जाएगी। ऐसे ही कुछ और फैक्टर्स भी चेक करे जाएंगे जो गवर्नर को लगता है कि इन फैक्टर्स को भी कंसिडर करा जाना चाहिए। सो इसी के बेसिस पर ही फिर गवर्नर ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। अब इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी में होगा कौन कौन। लाइक पंचायत, जैसे पंचायत में मेंबर्स थे, चेयरपर्सन्स थे, ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए भी मेंबर्स होंगे एंड चेयरपर्सन होंगे। जितने भी मेंबर्स होंगे म्यूनिसिपैलिटी के वो सारे डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। जो भी म्यूनिसिपल एरिया में लोग रह रहे हैं वो वोटिंग करेंगे, उसी के बाद ही फिर मेंबर्स को इलेक्ट करा जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए म्यूनिसिपल एरिया को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, तो जो बाउंड्रीज होती हैं वो सेट कर दी जाती हैं कि किस एरिया का और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट कौन होगा इलेक्शन फाइट करने के लिए। ऐसे ही जो म्यूनिसिपल एरिया होगा उस एरिया को भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और बाउंड्रीज में डिवाइड करा जाएगा। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बोला जाएगा वार्ड बोला जाएगा। जैसे कि अगर मैं अपनी यहाँ की एग्जांपल लूँ तो हमारा वार्ड नंबर 16 है। एक म्यूनिसिपैलिटी में बहुत सारे वार्ड हो सकते हैं। हर एक वार्ड जो होगा वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा एंड हर एक वार्ड में इलेक्शंस अलग होंगे। जैसे कि नंबर 16 वार्ड जो हमारा है वहाँ पर इलेक्शंस अलग अलग से कंडक्ट करवाए जाएंगे एंड जो भी इलेक्टेड पर्सन होगा उसको वार्ड काउंसलर बोला जाएगा। ऐसे ही जब म्यूनिसिपैलिटी के चेयरपर्सन को इलेक्ट करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है कि किस मैनर में एक चेयरपर्सन को इलेक्ट करा जाएगा। एंड स्टेट लेजिस्लेचर ही देखिए अलग से कुछ पोजीशंस भी रख सकता है। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे पर्सन्स को म्यूनिसिपैलिटी के लिए अपॉइंट कर सकता है जिनको म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का स्पेशल नॉलेज हो, उनके पास एक्सपर्टीज हो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। बट इन पर्सन्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा। जब भी म्यूनिसिपैलिटी की कोई मीटिंग होगी इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनको लोगों ने इलेक्ट नहीं करा है। जस्ट स्टेट लेजिस्लेचर को लगा कि ऐसा एक एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इस पर्सन को अपॉइंट कर दिया गया है। लोगों ने इसको इलेक्ट नहीं करा था। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर लोकसभा के जो मेंबर होंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे उनको इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। ऐसा क्यों है? देखिए अगर लोकसभा लेवल तक देखें तो एक कोई ना कोई एरिया या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी होगी जो किसी एमपी के अंडर आ रही होगी या फिर किसी स्टेट के एमएलए के अंडर आ रही होगी। सो लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होंगे उनको भी इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिप्रेजेंटेशन दे सकती है स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसे ही राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर को भी इन म्यूनिसिपल एरियाज में रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है।
बट एज इलेक्टर्स। इस एक्ट ने बोला कि कुछ वार्ड कमेटीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूट करा जा सकता है। अगर कोई म्यूनसिपैलिटी है जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख और ज़्यादा है तो उस केस में फिर एक या फिर एक से ज़्यादा वार्ड को कॉन्स्टिट्यूट करा जा सकता है, इस्टेब्लिश करा जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा कि इन वार्ड कमेटीज़ का कॉम्पोजिशन क्या होगा, इसमें कौन से मेंबर्स होंगे, कितना एरिया वार्ड कमेटी में आएगा, या फिर वार्ड कमेटी की सीट्स को कैसे फिल करा जाएगा, ये मैनर भी स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा। बट ये किन म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए होगा जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख या फिर उससे ज़्यादा होगी। कुछ और कमेटीज़ भी अपॉइंट करी जा सकती हैं, ये भी स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा कि वार्ड कमेटी के अलावा कोई और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है या फिर नहीं। जैसे कि अगर हेल्थ या फिर सैनिटेशन, किसी म्यूनसिपल एरिया की हेल्थ या फिर सैनिटेशन से रिलेटेड कोई काम करना है, उसके लिए एक अलग से कमेटी हो सकती है। ऐसे अगर म्यूनसिपल एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन का काम करना है, लिंक रोड का काम करना है, उसके लिए अलग कमेटी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है। अब रिजर्वेशन की बात करें तो सेम 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जैसे ही यहाँ पर भी एससीज एंड एसटीज के लिए पॉपुलेशन के बेसिस पर ही उनको रिजर्वेशन दी गई है। इसके साथ ही वुमेन को भी 1/3 रिजर्वेशन दी गई है। एंड ये जो रिजर्वेशन है ये मेंबर्स के केस में भी सेम है एंड चेयरपर्सन्स के केस में भी सेम है। जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन दी गई है वो भी मेंबर्स के लिए भी है एंड चेयरपर्सन्स के लिए भी है। एट द सेम टाइम जो वुमेन को 1/3 ऑफ टोटल सीट, जितनी भी टोटल सीट होंगी उसका 1/3 वुमेन के लिए ही जाएगा। एंड इन वुमेन में जो 1/3 दिया गया है इसमें एससीज एंड एसटी वुमेन भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि उन वुमेन को अलग से 1/3 रिजर्वेशन दी गई है, ऐसा नहीं है। टोटल रिजर्वेशन 1/3 है। स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा कि अगर चेयरपर्सन के ऑफिस के लिए रिजर्वेशन देनी है तो वो कैसे दी जाएगी, एससीज एसटीज और वुमेन को। एंड अगर स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है कि कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ में रिप्रेजेंटेड नहीं है या फिर अंडर रिप्रेजेंटेड है, उस केस में स्टेट लेजिस्लेचर फिर इनको भी रिजर्वेशन दे सकता है। बट पहले क्या था, आर्टिकल जो 334 है ये क्या कहता था कि रिजर्वेशन एक टाइम के बाद एक्सपायर कर जाएगी। 10-10 साल के पीरियड के करके ही इसको एक्सटेंड करा जा रहा था रिजर्वेशन को। अब जो पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है वो 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी एक्ट ने देखिए ड्यूरेशन भी सेम रखी है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जैसे पंचायत के लिए 5 ईयर का टर्म था, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए भी 5 ईयर का ही टर्म है। जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि 5 साल से पहले भी एक पंचायत को डिसॉल्व करा जा सकता है, ऐसे ही 74th में कहा गया है कि म्यूनसिपैलिटी को भी 5 साल से पहले डिसॉल्व करा जा सकता है। एंड अगर डिसॉल्व कर दिया गया है तो 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे एंड एक न्यू म्यूनसिपैलिटी को इलेक्ट करा जाएगा, मेंबर्स को या फिर चेयरपर्सन को इलेक्ट करा जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, अगर ऐसा हुआ है कि किसी म्यूनसिपैलिटी को डिसॉल्व कर दिया गया था, 5 साल पूरे नहीं हुए थे, लेकिन अभी 6 मंथ से कम ही टाइम रहता था उसके 5 साल पूरे होने में, से जस्ट 4 मंथ ही रहते थे एंड 4 मंथ के बाद 5 साल पूरे हो जाने थे, उस एक म्यूनसिपैलिटी की टर्म कंप्लीट हो जानी थी। सो अगर 6 मंथ से कम का टाइम है, 6 मंथ से कम टाइम है, तो उस केस में एक न्यू म्यूनसिपैलिटी को इलेक्ट नहीं करा जाएगा, न्यू मेंबर्स और चेयरपर्सन को इलेक्ट नहीं करा जाएगा। अदरवाइज क्या है कि अगर 6 मंथ रहते थे टर्म पूरी होने में, या फिर अभी तक सपोज म्यूनसिपैलिटी ने 2 साल ही कंप्लीट करे थे अपने एंड उसको डिसॉल्व कर दिया गया, उस केस में फिर 6 मंथ के अंडर इलेक्शन करवाए जाएंगे। बट अगर टाइम पीरियड 6 मंथ से कम था तो उस केस में इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। एंड किसी भी म्यूनसिपैलिटी को अगर डिसॉल्व करना है तो पहले उस पर्टिकुलर म्यूनसिपैलिटी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी खुद को डिफेंड करने के लिए कि क्यों किसी म्यूनसिपैलिटी को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। ऐसे ही इस एक्ट में देखिए ये भी बताया गया है कि कोई भी किसी भी स्टेट लॉ में अमेंडमेंट नहीं करी जा सकती है। इनफैक्ट किसी भी लॉ में ऐसी अमेंडमेंट नहीं करी जा सकती है जो कि जस्ट म्यूनसिपैलिटी को डिसॉल्व करने के लिए ही लाई गई हो। सो ऐसी कोई भी अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए जो कि म्यूनसिपैलिटी को डिसॉल्व करे। नेक्स्ट देखिए, अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो पंचायत के जैसे ही यहाँ पर भी अगर कोई पर्सन 21 ईयर का हो चुका है तो वो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड है, जैसे कि पंचायत में भी के केस में भी सेम ही था। सो कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई कब हो सकता है कि अगर सपोज स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए अलग से कोई लॉ आया था, जस्ट स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, अगर उस लॉ में ही बोल दिया गया है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन डिस्क्वालीफाइड है,
तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई कर माना जाएगा, डिस्क्वालीफाइड कंसिडर करा जाएगा। ऐसे ही या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ में ही बताया गया था, किसी स्टेट लॉ में ही किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो वो भी फिर म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस जो होंगे वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। एंड अगर डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो ये एक स्टेट कोई ऐसी अथॉरिटी से ही पूछा जाएगा जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने खुद अपॉइंट करा हो। म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए भी सेम स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो कि पंचायत के लिए था, क्योंकि दोनों ही लोकल बॉडीज हैं। सो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर होंगे म्यूनसिपल एरिया के, ऐसे ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, ये सारी जिम्मेदारी होगी स्टेट इलेक्शन कमीशन की। बट स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजंस बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर बता सकता है कि इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई इशू है, कोई भी मैटर है, तो कैसे उसको डील करना है। म्यूनसिपैलिटीज को भी पावर्स एंड फंक्शंस दिए गए हैं, स्टेट लेजिस्लेचर ही ये पावर्स या फंक्शंस डिफाइन करता है। स्टेट लेजिस्लेचर ही बताएगा कि कैसे पावर को डिवॉल्व करा जाएगा। म्यूनसिपैलिटीज की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, 18 फंक्शनल आइटम दी गई हैं, वो म्यूनसिपैलिटी के टास्क हैं जो उनको करने हैं, फंक्शंस हैं। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, किसी म्यूनसिपल एरिया की डेवलपमेंट के लिए अगर काम करना है तो वो उसके लिए उसको पावर्स चाहिए होंगी, तो वो पावर स्टेट लेजिस्लेचर ही डिफाइन करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर ही बताएगा कि किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे करा जाएगा किसी म्यूनसिपल एरिया में। एंड ये सारे फंक्शंस वही होंगे जो कि 12th शेड्यूल में दिए गए हैं, जो कि 18 फंक्शनल आइटम हैं। ऐसे ही अगर फाइनेंसेस की बात करें, देखिए म्यूनसिपैलिटीज़ ने काम करना है, डेवलपमेंट का काम करना है, रोड्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट करना, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, तो इसके लिए पैसा चाहिए। सो स्टेट लेजिस्लेचर बता सकता है, म्यूनसिपैलिटी को अथॉरिटी दे सकता है कि आप टैक्सेस को लेवी कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि पानी से रिलेटेड भी टैक्स नहीं, एक फीस कलेक्ट करी जा सकती है जो कि मंथली भी हो सकती है, 6 मंथली भी हो सकती है। म्यूनसिपैलिटीज़ को पावर दी जा सकती है कि वो रोड्स वगैरह से टोल्स कलेक्ट कर सकती हैं। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर ये भी डिसाइड कर सकता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टैक्सेस या फिर ड्यूटीज़ कलेक्ट कर ली हैं, उसी में से ही कुछ पैसा म्यूनसिपैलिटी को दे दिया जाएगा। ये भी स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन कर सकता है, डिसाइड करेगा। अगर कोई ग्रांट्स इन एड देनी है स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, तो ये भी स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर ही ये बता सकता है म्यूनसिपैलिटी को कि आप एक फंड क्रिएट करिए जिसमें सारा पैसा कलेक्ट करा जाएगा, जो भी मनी स्टेट गवर्नमेंट देगी एक म्यूनसिपैलिटी को। म्यूनसिपैलिटीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूट करा जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नर। सेम ही फाइनेंस कमीशन जो पंचायत के लिए था, वही फाइनेंस कमीशन म्यूनसिपैलिटी के लिए होगा। इसका काम क्या होगा, डिसाइड करना कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस, फीस, ड्यूटीज, टोल्स एटसेट्रा ये लेवाई करे हुए थे, तो इन टैक्सेस के जो नेट प्रोसीड्स होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब कि पैसा स्टेट के बीच में एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, कैसे डिवाइड करा जाएगा, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर सकता है। फाइनेंस कमीशन बता सकता है कि अगर म्यूनसिपैलिटीज़ को ही पावर देनी है टैक्सेस कलेक्ट करने की, फीस वगैरह कलेक्ट करने की, तो किस वे में ये काम करा जा सकता है। फाइनेंस कमीशन ही बताएगा कि कैसे ग्रांट्स इन एड म्यूनसिपैलिटीज़ को दी जा सकती हैं आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। एंड अगर म्यूनसिपैलिटीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हों, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, ये फाइनेंस कमीशन इसके ऊपर भी रिकमेंडेशंस दे सकता है। सो सेम ही चीज़ें हैं जो रिकमेंडेशंस पंचायत के केस में थी, रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए थी, सेम ही ऐसे म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए हैं या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए हैं। इसके बाद फिर फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा गवर्नर को, एंड गवर्नर फिर अपनी रिपोर्ट देता है। ये सारी कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस होंगी या फिर जो भी इस कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन लिया गया है, वो काम भी उस पूरी रिपोर्ट को फिर गवर्नर लेके जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर में। एंड अगर इन अकाउंट्स का, इन पैसों का ऑडिट करना है कि कैसे एक म्यूनसिपैलिटी ने पैसा खर्चा है, क्या डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चा है, या फिर म्यूनसिपैलिटी के जो भी मेंबर्स हैं या फिर चेयरपर्सन हैं उन्होंने खुद के पास ही वो पैसा रख लिया है, डेवलपमेंट के काम के ऊपर पैसा लगाया ही नहीं है, सोशल जस्टिस के ऊपर पैसा नहीं लगाया है, तो इसके लिए एक ऑडिट भी करा जाएगा। एंड ये प्रोविजंस भी स्टेट लेजिस्लेचर ही बता सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर ही बता सकता है कि कैसे म्यूनसिपैलिटीज़ के अकाउंट्स को मेंटेन करा जाएगा
एंड कौन इनको ऑडिट करेगा। ऐसे ही अगर इस अमेंडमेंट एक्ट 74 को यूनियन टेरिटरीज के ऊपर अप्लाई करना है तो प्रेसिडेंट बता सकते हैं कि कैसे ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है किसी यूनियन टेरिटरी के ऊपर अप्लाई करा जाएगा। अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो भी प्रेसिडेंट ही रिकमेंड करेगा, क्योंकि देखिए ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो सेंटर की जुरिस्डिक्शन में आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है यूनियन टेरिटरी के ऊपर, एंड जो प्रेसिडेंट है वो सेंटर का ही पार्ट है। सो प्रेसिडेंट के पास ही इनका कंट्रोल रहता है, तो प्रेसिडेंट ही बताएगा कि ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है किस वे में एक यूटी में अप्लाई करा जा सकता है, एंड अगर किसी चेंज की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो भी करी जा सकती हैं। ऐसे ही कुछ एग्जेम्प्टेड एरियाज हैं, जैसे पंचायत के केस में 73rd अमेंडमेंट के केस में कुछ एग्जेम्प्टेड स्टेट्स थी, एरियाज थे, यहाँ पर वो अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होती थी। ऐसे ही 74th भी सेम ही जगह पर शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरिया कितने हैं? 10 शेड्यूल्ड एरिया हैं जो कि 5th शेड्यूल में दिए गए हैं। इंडिया की 10 स्टेट्स ऐसी हैं यहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज हैं। सो इन एरियाज को एग्जाम्प्ट करा जा सकता है, इनके ऊपर कंपलसरी नहीं है इस 74th की प्रोविजन को अप्लाई करना। ऐसे ही कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज में भी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है जो AMTM है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन है। इन चारों स्टेट्स में टोटल 10 ट्राइबल एरियाज हैं। यहाँ पर भी ये जो एक्ट है अप्लाई नहीं होगा, एंड अगर अप्लाई करा जाएगा तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कैसे कुछ एक्सेप्शंस के साथ या फिर मॉडिफिकेशंस के साथ इस 74th एक्ट को इन एग्जेम्प्टेड एरियाज में अप्लाई करना है, ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। ऐसे ही इस एक्ट ने बोला है कि एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करी जानी चाहिए हर एक स्टेट में, एंड स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही एक ये प्लानिंग कमेटी होगी। एंड इसका पर्पस क्या होगा? जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत ने एंड म्यूनिसिपैलिटी इन डिस्ट्रिक्ट, देखिए हमने पंचायत के 3 लेवल देखे थे ना, विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पंचायत होगी उसने जो भी प्लान बनाया है, एंड ऐसे ही जो म्यूनिसिपैलिटी ने प्लान बनाया है, इन प्लान्स को कंसोलिडेट करना, ये काम होगा इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का। और इसका काम क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए ही, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ही एक ड्राफ्ट तैयार करना, एक डेवलपमेंट प्लान होगा जो उसका आउटलाइन तैयार करना, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना भी इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का ही काम होगा। स्टेट लेजिस्लेचर का काम इसमें क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कौन से मेंबर्स होंगे, दैट इज कॉम्पोजिशन क्या होगी, एंड इन मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करा जाएगा, इनके फंक्शंस कौन से होंगे, एंड इस प्लानिंग कमेटी के जो भी चेयरपर्सन होंगे उनको कैसे इलेक्ट करा जाएगा, उनका इलेक्शन मैनर कैसा होगा, ये भी स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इसके 4/5 मेंबर कैसे इलेक्ट करे जाएंगे, उनको कौन इलेक्ट करेगा? सो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, इसमें इन दोनों में इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वही इलेक्टेड मेंबर वोटिंग करके आपस में से ही कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। मतलब कि जो मेंबर्स इस कमेटी का पार्ट बन रहे हैं वो ऑलरेडी इलेक्टेड हैं। वो कहाँ पर इलेक्टेड हैं? एक तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में एंड म्यूनिसिपैलिटीज में। सो यही मेंबर वोटिंग करेंगे, सो यही मेंबर ही इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का पार्ट बनेंगे। तो 4/5 मेंबर को इलेक्ट करा जाएगा बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। अब क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत को भी लिया गया है एंड म्यूनिसिपैलिटी को भी लिया गया है, तो एक रेशो बनाया गया है कि कितने मेंबर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के आएंगे एंड कितने मेंबर म्यूनिसिपैलिटी के आएंगे। एंड ये रेशो क्या है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में रूरल पॉपुलेशन की एंड अर्बन पॉपुलेशन की ये रेशो चेक करी जाएगी। इसी रेशो के अकॉर्डिंग ही इन मेंबर्स की भी रेशो होगी। सो ये तो था मेंबर्स का इलेक्शन एंड कौन मेंबर बन के आएगा, कौन इलेक्ट होगा। अब इस कमेटी के चेयरपर्सन की बात करें तो उसका काम देखिए क्या है। जो भी इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने एक डेवलपमेंट प्लान तैयार करा है, उस प्लान को, उस ब्लूप्रिंट को स्टेट गवर्नमेंट तक लेके जाना या फिर स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने का काम एक चेयरपर्सन का होगा। बट जब ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी उस डेवलपमेंट प्लान को तैयार करेगी तो ये कुछ चीज़ों का, बातों का ध्यान रखेगी। फर्स्ट क्या है कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के कौन से कॉमन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं। ऐसे बहुत से एरियाज होंगे जो
जिसके ऊपर पंचायत को भी काम करना होगा एंड ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटी को भी काम करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल रिसोर्सेज का डिवीजन करना है, कैसे वाटर की शेयरिंग करी जाएगी, स्पेशल प्लानिंग कैसे करनी है, दैट इज एरिया को डेवलपमेंट के लिए डिवाइड कैसे करना है, कैसे किसी एरिया का सीवरेज सिस्टम हो सकता है, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का जो कंजर्वेशन होगा, ये कॉमन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे। इसके ऊपर पंचायत को भी काम करना है, इसके ऊपर म्यूनिसिपैलिटी को भी काम करना है। सो ये डेवलपमेंट प्लान ऐसा होगा कि जिसमें दोनों के ही कॉमन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होंगे। डेवलपमेंट प्लान तैयार करते टाइम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी चेक करेगी कि अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से हैं एंड ऐसे ही अगर गवर्नर ने बोला है कि किसी इंस्टीट्यूशन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट करना है तो उस केस में फिर ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कंसल्ट भी कर सकती है। अब ऐसे ही इस एक्ट के थ्रू एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को भी सेटअप करा जा सकता है। सो हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी हो सकती है। अब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया है क्या? सो अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन मोर देन और इक्वल टू 10 लाख हो, या तो 10 लाख हो किसी एरिया की पॉपुलेशन या फिर 10 लाख से ज़्यादा हो, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया का पार्ट बनेगा। ऐसे ही इसकी एक सेकंड कंडीशन भी है, अगर किसी अर्बन एरिया में 2 या फिर 2 से ज़्यादा पंचायत हैं या फिर 2 या 2 से ज़्यादा म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, तो अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं तो ऐसे एरिया को एक मेट्रोपॉलिटन एरिया कंसिडर करा जाएगा। इसके लिए एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होगी। स्टेट लेजिस्लेचर ही स्पेसिफाई करेगा कि इस कमेटी के मेंबर्स की कॉम्पोजिशन क्या होगी, कौन से मेंबर्स होंगे, उनको इलेक्ट कैसे करा जाएगा। एंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंटेशन देनी है इस मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में, तो वो भी स्टेट लेजिस्लेचर ही डिफाइन करेगा। इन कमेटीज के फंक्शंस कौन से होंगे, चेयरपर्सन को कैसे इलेक्ट करा जाएगा, ये भी स्टेट लेजिस्लेचर ने ही डिसाइड करना है। अब जैसे 4/5 मेंबर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से कहाँ, इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के 4/5 मेंबर कहाँ से आते थे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत से एंड म्यूनिसिपैलिटी से। सेम वे में एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के 2/3 जो मेंबर होंगे वो कहाँ से आएंगे, एक तो म्यूनिसिपैलिटीज से आएंगे, दूसरा आएंगे ये मेट्रोपॉलिटन एरिया की पंचायत से। अगर किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में पंचायत है वहां से कुछ मेंबर्स आएंगे, देखिए यहाँ पर भी कुछ मेंबर्स ऑलरेडी इलेक्टेड होंगे एंड एक म्यूनिसिपैलिटी में भी कुछ मेंबर्स ऑलरेडी इलेक्टेड होंगे। अब यही मेंबर्स अगेन इलेक्ट होके खुद ही वोटिंग करेंगे, खुद में से ही कुछ मेंबर्स को आपस में, जितने भी सपोज ये 10 मेंबर्स म्यूनिसिपैलिटी के थे एंड जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है इसकी पंचायत के 5 मेंबर्स थे, तो यही मेंबर्स वोटिंग करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कुछ मेंबर्स यहाँ से इलेक्ट हो गए, कुछ मेंबर्स यहाँ से इलेक्ट हो गए एंड फिर वो इलेक्टेड मेंबर्स इस मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के पार्ट बन गए, इसी के ही मेंबर बन गए। अब कैसे डिसाइड करा जाएगा कि कितने मेंबर्स जो होंगे वो एक म्यूनिसिपैलिटी से आएंगे एंड कितने मेंबर्स जो होंगे वो पंचायत से आएंगे। सो ये भी सेम वे में होगा, चेक करा जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया की म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन कितनी है एंड यहाँ की पंचायत की पॉपुलेशन कितनी है। इस पॉपुलेशन के हिसाब से ही, इसी के रेशो के अकॉर्डिंग ही इन मेंबर्स का रेशो भी डिसाइड करा जाएगा कि कितने मेंबर्स एक म्यूनिसिपैलिटी से आने हैं एंड कितने एक पंचायत से आने हैं, वो इस पॉपुलेशन के रेशोज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करा जाएगा। नो लाइक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इस मेट्रोपॉलिटन कमेटी का भी एक चेयरपर्सन होगा जिसका काम प्लान को फॉरवर्ड करना होगा टू द स्टेट गवर्नमेंट। जब ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी ये प्लान प्रिपेयर करेगी, एक डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करेगी, इसको भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहले तो अगर किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया की पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी ने ऑलरेडी कोई प्लान प्रिपेयर करा हुआ था तो उस प्लान को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे ही सेम वे में कॉमन इंटरेस्ट भी चेक करे जाएंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसकी म्यूनिसिपैलिटी एंड उसकी पंचायत के कॉमन इंटरेस्ट कौन से हैं। अब देखिए ये आपको याद रखना होगा, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी था उसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर थे एंड जो यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है इसमें म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत के चेयरपर्सन इलेक्ट होके आ रहे हैं। ये छोटा सा आपको डिफरेंस याद रखना है। एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में 4/5 मेंबर थे जो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से इलेक्ट होके आ रहे थे एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में 2/3 मेंबर हैं जो कि पंचायत के चेयरपर्सन में से आएंगे एंड ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटी के कुछ जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनमें से आएंगे। सेम लाइक 73rd अमेंडमेंट,
इस 74th अमेंडमेंट एक्ट ने भी बता दिया कि कैसे एग्जिस्टिंग लॉज को कंटिन्यू रखा जा सकता है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज़ ये 74th अमेंडमेंट आने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। सो इस एक्ट में क्या बताया गया कि 1 जून 1993 के बाद से फर्स्ट ईयर का टाइम दिया गया है। फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर ही स्टेट गवर्नमेंट को 74th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही म्यूनिसिपैलिटीज का न्यू सिस्टम अडॉप्ट करना होगा। बट रिलैक्सेशन क्या दी गई थी कि अगर इस डेट से इमीडिएट पहले, जैसे कि ये 1 जून 1993 की डेट है, इससे जस्ट बिफोर ही किसी म्यूनिसिपैलिटी को इस्टेब्लिश करा गया था, तो वो अपनी टर्म को कंप्लीट कर सकती है अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉ। बट जब उसकी टर्म कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसका अरेंजमेंट भी फिर 74th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे कि ये एक्ट लागू हुआ था 1 जून 1993 को, बट म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था से अप्रैल में, है ना, अप्रैल 1993 में। तो ये इमीडिएटली बिफोर दिस डेट है। सो इस केस में ये म्यूनिसिपैलिटी अपनी टर्म को कंप्लीट कर सकती है, बट नेक्स्ट टाइम जो भी म्यूनिसिपैलिटी आएगी वो न्यू एक्ट 74th के अकॉर्डिंग ही होगी। ऐसे ही जो भी इनके इलेक्टोरल मैटर्स होंगे उनको कोर्ट में ड्रैग नहीं करा जाएगा। अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ गया है, कोई मैटर आ गया है, जैसे कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करा गया था, कैसे बाउंड्रीज को सेट करा जाना है, उससे रिलेटेड कोई इशू है, या फिर सीट्स को कैसे अलॉट करना है, उससे रिलेटेड कोई इशू आ गया है, ये सारे इश्यूज कोर्ट में नहीं जाएंगे। इन मैटर्स के रिगार्डिंग अलग से एक इलेक्शन पिटिशन फाइल करी जा सकती है। अब वो कहाँ पर फाइल करी जाएगी, तो किसी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करा जाएगा, वो अथॉरिटी भी अकॉर्डिंग टू स्टेट लेजिस्लेचर ही होगी। कोर्ट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ऐसे ही 12th शेड्यूल में 11 पॉइंट्स ऐड करे गए हैं, 11 टास्क दिए गए हैं म्यूनिसिपैलिटीज को। अब इन फंक्शनल आइटम्स को आपने वैसे ही याद रखना है जैसे कि लास्ट टाइम पंचायत के चैप्टर में मैंने बताया था कि 29 फंक्शनल आइटम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लब कर दिया गया था। पंचायती राज की जो 29 फंक्शनल आइटम्स थी उसको हमने अराउंड 5 या फिर 4 इतने ग्रुप्स में डिवाइड करा था। जैसे कि एक हेल्थ का ग्रुप था, एजुकेशन का था, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए था। सेम ही तरीके से आपने 12th शेड्यूल में जो 18 फंक्शनल आइटम्स दी गई हैं उनको भी डिफरेंट ग्रुप्स में रख लेना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो पहले वो देख लें, चेक कर लें कि कैसे डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है। सेम ही तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हो। लिस्ट मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है, लक्ष्मीकांत की बुक में लिस्ट दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स एंड चैप्टर को खत्म करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इट मोटिवेट्स मी। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।